दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम केमिस्ट्री में जहाँ तक हमने 100 क्वेश्चन इसके पहले वाली वीडियो में किया था, उसके बाद आज हम लोग 150 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बने रहिएगा वीडियो पे। और आइए अब स्टार्ट करते हैं। ये जो मैं करा रहा हूँ वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान लूसेंट की बुक से करा रहा हूँ। तो लूसेंट की बुक से सवाल करा रहा हूँ, ये आपकी हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। केमिस्ट्री हमारा चल रहा है अभी। दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा ज़्यादा ही कुछ एफर्ट करना पड़ता है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? डायरेक्ट मैं आंसर बोलूँगा, आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। आप ऑप्शन पे आप अगर सॉल्व कर रहे हो तो ऑप्शन पे अपने आप ही टिक लगाइए और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट में करें। मैं डायरेक्ट आंसर इसका बताऊँगा। तो पहला जो होगा उसका सही आंसर होगा रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैक्वेरेल ने किया। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो इसका सही आंसर होगा डी, नाभिक का गुण है। उसके बाद रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, परमाणु का नाभिक। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग कौन लेता है? परमाणु का नाभिक लेता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चौथा प्रश्न। किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है? किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो चौथे का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या से कम। रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या होता है? पांचवे का जो आंसर होगा वो डी होगा, क्यूरी। देखिए एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करता है? छठे का जो सही आंसर होगा बी, अल्फा बीटा और गामा का विकिरण। उसके बाद सातवां है था अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने किया? सातवें का जो सही आंसर होगा सी, रदरफोर्ड। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? आठवें का जो होगा वो बी ऑप्शन होगा, रदरफोर्ड ने। निम्नलिखित में से रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, अल्फा किरण। अब उसके बाद 10वां, नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो इसका सही होगा सी वाला, गामा किरणों की। अल्फा किरणें हैं, अल्फा किरणें क्या हैं? तो 11वां का सही आंसर होगा बी, He++ आयन है। उसके बाद अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश है, तो देख यहाँ पे आपने देख ही लिया कौन सा आवेश उपस्थित है। तो 12वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 2 इकाई धन आवेश है। उसके बाद बीटा किरणें बनी होती हैं, तो 13वां जो है बीटा किरणें बनी होती हैं, तो 13वें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋण आवेशित किरणों से। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक आइसोबार्स का निर्माण होता है? किसके उत्सर्जन से? तो 14वें का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बीटा किरणों के उत्सर्जन से आइसोबार का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है? किसके उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है? तो 15वें का जो सही आंसर होगा बी, बीटा किरणों से परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है। 15 तक हो गया। 16वां प्रश्न देख लेते हैं अब। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? 16वें का किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा किरणों में। 16वें का बी होगा। अब इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन है? इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन है? 17वें का बी, बीटा कण होगा। समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की वेधन क्षमता अधिक होती है, क्योंकि मैं सही ऑप्शन पढ़ देता हूँ, बी वाला सही होगा। बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उसका वेग अधिक होता है। वेग अधिक होता है इसीलिए समान अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की वेधन क्षमता इसीलिए ज़्यादा होता है, क्योंकि बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होता है। जब द्रव्यमान कम होगा तो वेग अधिक होगा। उसके बाद अब 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती हैं? देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर बी, ऋणात्मक होगा। गामा किरणें किससे बनी होती हैं?
तो इसका सही आंसर होगा डी, विद्युत चुंबकीय तरंगों से। गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनी होती हैं। ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब अगला देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। गामा किरणें क्या हैं? तो 21वें का सही आंसर सी होगा, रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा उच्च ऊर्जा युक्त किरणें। रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें हैं। निम्नलिखित में से किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो 22वें का सही आंसर सी होगा, गामा किरणों की। उसके बाद आता है, निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? आयनन क्षमता सबसे कम होती है, तो 23वें का सही आंसर सी होगा, गामा सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे गामा किरणों की आयनन क्षमता सबसे कम होती है। एक मिनट, गामा किरणों की आयनन क्षमता कहाँ पे थे हम लोग? एक मिनट, तो यहाँ पे हम लोग ये वाला कर रहे थे, किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? तो इसका आंसर होगा गामा किरण की। निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो 24वें का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, अल्फा किरणों की। उसके बाद, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात इनमें अंतिम रूप में बदलता है। अंतिम रूप में किस में बदलता है? तो 25वें का होगा बी, शीशे में बदलता है। जितने भी रेडियोधर्मी पदार्थ हैं वो क्षय होने के बाद शीशे में बदल जाते हैं। उसके बाद है, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? 26वें का ए होगा, अल्फा किरण। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के नाम पर रखा गया है? तो 27वें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोलोनियम का नाम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है? 28वें का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, एल्यूमिनियम। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है 29वां। 29वें प्रश्न में है, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशेष करने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? न्यूट्रॉनों का अवशेष करने के लिए, तो 29वें का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बोरॉन होगा। उसके बाद, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो तत्व नहीं है? तो 30वें का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, जिरकोनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। बाकी एस्टेटीन, ये आपको याद रखना है कौन रेडियो तत्व है। फ्रांसियम और ट्राइटियम, ये तीनों जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व है। उसके बाद, विघटनाभिक मतलब रेडियोधर्मी वस्तुओं को किसके बने पात्र में रखा जाता है? तो 31वें का ए होगा, लेड के बने पात्र में रखा जाता है। ये देखिए एसएससी 2014 का क्वेश्चन था। 32वां प्रश्न देख लेते हैं, एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन आता है? बीटा किरण का अगर उत्सर्जन होता है तो परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान को ए से रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री में, और परमाणु संख्या को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें क्या परिवर्तन आएगा ये आपको बताना है। तो 32वें का जो सही आंसर होगा ए होगा, परमाणु क्रमांक में एक वृद्धि, परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। या अब यहीं पे एक क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, बीटा कण अगर उत्सर्जित होता है तो परमाणु संख्या में एक की वृद्धि होगी और परमाणु द्रव्यमान वही रहेगा। अब अगला क्वेश्चन है, अब बीटा हो गया, अब अल्फा कणों के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान में क्या परिवर्तन आता है? तो 33वें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मतलब परमाणु क्रमांक में 2 तथा परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी आती है। ये चीज़ ध्यान रखना है, परमाणु द्रव्यमान में ए और जेड में 2 की कमी आती है और ए में 4 की कमी आती है। ये दोनों चीज़ें एकदम याद रखना है आपको। 38वां, फिर 30 कहाँ पे थे हम लोग? 33 हो गया, 34 अब देख लेते हैं। इसमें देखिए यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि अगर 11Na मतलब इसका परमाणु क्रमांक इतना है, परमाणु भार इतना है और 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या होगा? तो ये देखिए अभी मैंने बताया कि जब बीटा का उत्सर्जन होता है तो
एक परमाणु क्रमांक जो है वो बढ़ जाता है और बाकी जो है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी इस हिसाब से बताने की कोशिश करिए आंसर। तो देखिए इसको ऐसे सॉल्व आप कर लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जेड की वैल्यू जो है वो 11 दी हुई है, बीटा का उत्सर्जन हो रहा है। तो इसमें जो है बीटा का जब उत्सर्जन होगा तो परमाणु क्रमांक में एक जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा हमारे पास 12, और 12 जो परमाणु क्रमांक वाला जो तत्व होता है वो मैग्नीशियम होता है। तो इसका आंसर ए वाला सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये भी न्यूमेरिकल प्रश्न हो गया है। आपको ये दे रखा है यूरेनियम का, और ये बोल रहा है कि परिवर्तित होने के बाद ये होगा, उत्सर्जित होने के बाद ये हो बन रहा है। कितने अल्फा और बीटा कण का उत्सर्जन हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन को करना आपको आना चाहिए, तो इसको समझ लीजिए, मैं बता देता हूँ अभी। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35वां हम लोग समझेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें सबसे पहले यहाँ पे देखना है ऊपर में क्या दिया हुआ है, 236, यूरेनियम 236। तो ऊपर वाला क्या होता है, ए की वैल्यू होती है, मतलब द्रव्यमान संख्या होता है, और नीचे है 92 जो कि जेड की वैल्यू होती है, परमाणु क्रमांक होता है। तो अब इसमें देखेंगे इसमें बदला कितना है, तो 236 से 224 हो गया। तो अगर हम लोग 226 में 224 को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना बदला है। तो यहाँ पे देखिए 12 यूनिट बदला है। अगर हम लोग 12 यूनिट अगर ये बदला हुआ है तो इसका मतलब अगर ये 1 यूनिट, मतलब कि अगर परमाणु भार 4 यूनिट बदलता, परमाणु भार 4 यूनिट अगर कम होता तो मतलब एक अल्फ़ा पार्टिकल इमिट करता। तो 12 यूनिट कम हुआ है तो इसका मतलब 3 अल्फ़ा पार्टिकल इमिट किया होगा, 4 तिहाई 12 होता है। तो इसका मतलब अल्फ़ा पार्टिकल तो 3 आ गया। लेकिन अगर अल्फ़ा पार्टिकल 3 इमिट किया होगा तो परमाणु भार के साथ साथ परमाणु क्रमांक पे भी फ़र्क आया होगा। तो परमाणु क्रमांक पे कितना फ़र्क आया होगा, देखिए एक अल्फ़ा पार्टिकल के लिए 2 परमाणु क्रमांक घटता है, तो 3 अल्फ़ा पार्टिकल के लिए 6 परमाणु क्रमांक घट जाना चाहिए। तो देखिए अगर हम लोग देखें 92 में से 6 घटा के तो आएगा 86 आएगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 87। इसका मतलब कि एक बीटा पार्टिकल था जिसने एक परमाणु क्रमांक बढ़ा दिया, तो यहाँ पे बन गया 87। तो इसका मतलब बीटा पार्टिकल 1 आ गया और अल्फ़ा पार्टिकल 3 आ गया। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। एक बार आप इसको करने की ज़रूर कोशिश करिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी एक और क्वेश्चन 37वां आएगा, इसको भी मैं बता दूंगा, तो ताकि अगर इसमें थोड़ा बहुत डाउट रह गया तो इसमें आपका पक्का से क्लियर हो जाए। 36 जो क्वेश्चन है उसका, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर क्या होगी। यदि रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगुनी कर दिया जाए तो जो 36वां होगा उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अपरिवर्तित रहेगी। अब आगे बढ़ चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये प्रश्न को सॉल्व करेंगे अब हम लोग। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें 37वां क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए यूरेनियम का ये दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो अब सबसे पहले ऊपर वाले में देख लेते हैं ए में कितना चेंजेस आए हैं, ए में कितना परिवर्तन आया है। ए का मतलब परमाणु द्रव्यमान, आपको पता ही होगा। तो देखिए 238 था, 238 माइनस 234 हो गया। तो इसका मतलब चेंज आया हमारा 4 का चेंज आया। तो हम ऐसे ही बता सकते हैं कि एक अल्फ़ा पार्टिकल है, क्योंकि एक अल्फ़ा पार्टिकल जो होगा वो 4 परमाणु क्रमांक को घटा देता है। तो यहाँ पे देखिए 4 परमाणु क्रमांक को परमाणु द्रव्यमान को घटा देता है, तो द्रव्यमान को घटा दिया यहाँ पे। तो एक अल्फ़ा पार्टिकल है, ये बात कंफर्म हो गई। अभी बीटा पार्टिकल का कंफर्म नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखिए अगर एक अल्फ़ा पार्टिकल है तो वो परमाणु क्रमांक को 2 यूनिट तक घटा देगा, 2 यूनिट तक द्रव्यमान को घटा देगा। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ घटा कितना है ये सबसे पहले समझते हैं। 92 से 91 हो गया है, मतलब कि घटा 1 यूनिट है, लेकिन घटना 2 यूनिट से ही, मतलब एक बीटा पार्टिकल कहीं ना कहीं था जिसने इसको क्या किया। देखिए दो घटना चाहिए था, मतलब 2 तो घटा ही होगा, क्योंकि अगर अल्फ़ा पार्टिकल 4 निकला है तो 2 घटा था, लेकिन क्या हुआ, एक बीटा पार्टिकल ने इसको ऐड कर दिया और टोटल 1 घटा। तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा एक बीटा पार्टिकल होगा
और एक अल्फ़ा पार्टिकल होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। 37 का ऑप्शन ए होगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन अब समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थों का आधा जीवन काल, एक मिनट, रेडियोधर्मी पदार्थों का आधा जीवन काल 70 दिन का है। उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा 38वें का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा आप कैसे इसको किया गया है। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल 1 दिन हो तो 4 दिन के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा का कितना भाग शेष रह जाएगा? 39वें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये सब क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप्स के हैं, आप देख लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं उसको बता दूंगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 40 वाला जो है वो है रेडियो एक्टिव पदार्थों की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ की 3/4 भाग क्षय होने में कितना समय लगेगा? तो 40वां जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका होगा 8 महीने। वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारित करने के लिए रेडियो एक्टिविटी जिसको विघटनाभिकता का प्रयोग करती है? तो 41वां जो होगा उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन काल निर्धारण। उसके बाद पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। तो देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 43वां, रेडियो कार्बन काल निर्धारित किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु के आकलन के लिए किया जाता है? तो 43वें जो होगा उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जीवाश्म के। सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो 44वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हेनरी बैक्वेरेल। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की ज़रूरत होती है? यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की ज़रूरत होती है? तो 45वें का सी होगा, न्यूट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो इधर 45 तक हो गया। अब 46 को प्रश्न देख लेते हैं। 46वां प्रश्न, बीटा किस प्रकार का आवेश वहन करता है? तो बीटा 19वें का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर, सॉरी ये वाला तो हो गया था ना, 19वां का, हाँ हम लोग ये वाले प्रश्न पे थे। ये परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? 46वें का सी होगा, ऑटो हान ने किया। ऑटो हान ने किया। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये वाला देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 47वें का ए, विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो 48वें का सही आंसर होगा बी, विखंडन अभिक्रिया से। इसी अभिक्रिया से बम को भी बनाया जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो इसका आंसर बी होगा, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। 50वें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विमंदक की तरह। उसके बाद 51वां है, न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयोग होता है। तो 51वें का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, भारी पानी का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है रेडियोधर्मिता नापी जाती है किस में? मतलब रेडियोधर्मिता का मात्रक क्या है? तो 52वां जो सही आंसर होगा उसका वो ऑप्शन नंबर ए होगा, गीगर मूलर काउंटर में नापा जाता है। उसके बाद 43वां देखिए, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये देखिए, ये पीसीएस में अगर आपने 67 का दिया था जो कि पेपर लीक हो गया है, तो उसमें ये वाला प्रश्न पूछा गया था कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 53वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर काम करता है। अब देखिए, हाइड्रोजन बम विकसित किसने किया? ये वाला एकदम क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। 54वां जो है वो है, हाइड्रोजन बम विकसित किसने किया? तो एडवर्ड टेलर ने किया। हाइड्रोजन बम विकसित किया। 54वें का बाद 55वां देख लेते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थों में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? रेडियोधर्मी पदार्थों में
किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता द्रव्यमान या आवेश में? ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान या आवेश में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका 55वें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, गामा उत्सर्जन में नहीं परिवर्तन होता है। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मानव के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किया जाता है? तो 56वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है मनुष्य के रक्त प्रवाह की गति नापने के लिए। 56वें का डी सही होगा। उसके बाद अल्फा, बीटा और गामा की भेदन क्षमताओं अपने अवरोही क्रम में क्या होगी? तो 57 का ऑप्शन नंबर बी होगा। अवरोही क्रम मतलब जो सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता है उसको पहले रखना है, उसके बाद वाला भेदन क्षमता, उसके बाद वाला भेदन क्षमता। तो देखिए ये एक चैप्टर कंप्लीट हुआ।